श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने में होगा, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। यानी कि उसको अपने भोज्य पदार्थ में कौन से विटामिन को लेने चाहिए जिससे अब पढ़ने में दिक्कत है तो उसे दिख नहीं रहा है अच्छे से बच्चे को। इस वजह से क्या है, जिसमें बच्चे थोड़ा सा क्लियर हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे रहा हो या जो भी, तो कौन सा ऐसे विटामिन से जो वो सेवन करेगी तो उसका बढ़िया इफ़ेक्ट होगा। विटामिन के तो होगा नहीं क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। विटामिन सी तो जो ऐसे पदार्थ हैं जो सावर होते हैं, यानी कि नींबू, संतरा ऐसे। विटामिन डी से हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं, ये आप जानते हैं। तो बचा कौन, विटामिन ए ना। विटामिन ए से कौन सी रोग होती है, इसकी मतलब कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं अगर इसकी बात कर ली जाए तो रतौंधी होती है ना, रतौंधी, जिसमें क्या होता है कि दिखाई कम देता है ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए। और बात कर ली जाए विटामिन के और सी की, तो विटामिन के की बात कर ली जाए, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है। और अगर बात कर ली जाए विटामिन डी की तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ये बात रही। अब बात कर लें अगर विटामिन सी की, तो इसको एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है, जो कि आप जानते हैं। यानी इसमें इसकी कमी से जो रोग होता है वो तो सबसे पहले स्कर्वी हो जाता है। मैंने इसका रासायनिक नाम आपको बताया, आप लिख सकते हैं, एस्कर्बिक एसिड। और ये बहुत ही इजी है ये टॉपिक, सभी लोगों को वैसे भी याद होगा क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं से ही पढ़ाया जाता है हमें ना। तो मसूड़े का फूलना ना, इसमें ये जो है सिम्पटम दिखाई देते हैं। और एक बच जाता है आपका विटामिन ए ना। इसके रासायनिक अगर नाम की बात कर ली जाए तो टोकोफेरॉल इसका नाम है, टोकोफेरॉल, जिसमें जनन शक्ति का कम होना पाया जाता है। ठीक है ना, जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, तो फिलहाल पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कौन सा ऐसा वन्य जीव संरक्षण है जहाँ पे हिरण, हंगुल हिरण को संरक्षित करके रखा गया है? ऑप्शंस देखते हैं, सरिस्का, दाचिंगम, जिम कार्बेट, रानीखेत। तो आप जानते हैं सबसे पुराना और पहला जो जीव संरक्षण क्षेत्र है वो जिम कार्बेट है। ठीक है, क्या है, जिम कार्बेट। बात कर ली जाए क्वेश्चन के हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा हो जाएगा, दाचिंगम में। ठीक है, जो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचिंगम। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। कब, 1981 में हुई थी। ये रहा इम्पोर्टेंट। और जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, आप जानते हैं ना। और उत्तराखंड, और इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि स्थापना वो 1936 में हो गए थे। ठीक है ना। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड के किस जिले में है, तो नैनीताल में है। किस में है, नैनीताल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर ली जाए तो ये राजस्थान और जिले की बात कर ली जाए तो अलवर जिले में। किसमें, अलवर जिले में। ठीक है, ये बात रही। फिलहाल दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है, दाचिंगम। ठीक है, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। किसकी, दाचिंगम की, जो कि है कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। ये बात रही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण संबंध पहलू है
पहल है ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या डबरन सम्मेलन। बात कर ली जाए तीसरे के सही ऑप्शन की, तो जो सही ऑप्शन है वो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये बताना नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल में जानना ज़रूरी है ना। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए तो ये ओजोन परत के संरक्षण में ये प्रोटोकॉल शुरू हुआ था ना, और इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी कहते हैं ना, सम्मेलन भी कहते हैं। अब ये एक प्रकार का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, किसमें ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रकार का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, जो कई देश मिलकर उस पर बातचीत करें, अपना तर्क रखें ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये समझौता है, जो कब हुआ था, सितंबर 1987 को क्या होता है, प्रारंभ होता है। और कब, 16 सितंबर 1987 को, और इसीलिए 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस और यहाँ पे हो जाता है ना। अब बात कर ली जाए क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके तापमान को, भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी, ठीक है। और रामसर सम्मेलन की बात कर ली जाए तो 1971 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। यानी कि दिल्ली की विशेषकर बात की गई है कि शहरीकरण, जनसंख्या ज़्यादा है और छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, लोग रहते हैं, कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी होगी ऑब्वियसली। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो वहाँ पे कम दिखाई देती है, मोर, कोयल, तोता और गौरैया। तो चौथे का सही ऑप्शन जो है वो चौथा है, गौरैया ना। गौरैया जो है कम दिखाई देती है। ये वैसे तो अगर बात कर ली जाए कि विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। और कब से शुरू हुआ, 2010 से, ठीक है, पहली बार 20 मार्च 2010 को मनाया गया, ठीक है ना। और 2021 की बात कर ली जाए तो इसका थीम जो है आई लव स्पैरो था, ठीक है ना, आई लव स्पैरो। ये सारी बातें हैं, और जो नए हैं यानी कि 2022, 23, 24 में इन थीमों में क्या परिवर्तन हुआ है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। फिलहाल चौथे का जो सही ऑप्शन है वो चौथा ही है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे नाव है, नाम नहीं, नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। बात कर ली जाए नाव का उपयोग, अगर बात करें तो वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या है, केरल, सही बात है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो आप सही है कि यहाँ से, और कश्मीर भी, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, यानी कि कीटों को खाने वाला, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को खाने वाला कौन सा पौधा नहीं है।
डायोनिया, नेपेंथस, एजीरेटम और सैंड्यू। अगर बात कर ली जाए तो कीट भक्षी पौधा नहीं है, वो एजीरेटम है। ठीक है, ये प्रजाति है पुष्प की, यानी कि फूल की प्रजाति है, और अमेरिका में मूल रूप से ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए में, यूएसए में। ठीक है, और नेपेंथस जो है, नेपेंथस एक क्या है? घटपर्णी पौधा है, घटपर्णी पौधा है। ठीक है, और इसमें ड्रोसेरा भी आते हैं, ड्रोसेरा भी आते हैं, और यूट्रिकुलेरिया भी आती हैं, कुलेरिया, और डायोनिया दिया ही है। तो ये क्या है? कीट भक्षी पौधे हैं। जो कीट भक्षी पौधा नहीं है वो एजीरेटम है। ठीक है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। छठवीं का जो है सही ऑप्शन वो हो जाता है तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, यानी कि बहुत कलर उसका लाइट है, मतलब दूर से ही दिखाई दे जाए, है ना। अधिक छिद्र युक्त नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि पानी आता है या बहुत ज़्यादा अगर पानी पड़ जाता है उस कपड़े पे तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें रिसाव नहीं होगा ना, तो वो छिद्रयुक्त नहीं है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता, जब मीडियम टेम्परेचर हो तब आप उसको क्या कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं या पहन सकते हैं। तो ये कौन सा कपड़ा है? ठीक है, रेशम, पॉलिएस्टर, सूती या रेयान। तो देखिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो तो दूसरा हो जाएगा, सातवें का, पॉलिएस्टर। तो ये क्योंकि ये क्या है, चटक रंग का भी होता है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं होता है ना, पारदर्शी नहीं होता, और जलने में गंध आती है, हर जगह जो है अवेलेबल है, और इसको उच्च तापमान में हम पहन नहीं सकते हैं ना। तो ये बात हो जाएगी पॉलिएस्टर की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता, सहयोजिता। तो आठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो परजीविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परजीविता। क्यों? क्योंकि यदि एक दो जीव है एक दूसरे पे निर्भर और एक को नुकसान हो रहा है और सिर्फ एक को ही फायदा हो रहा है तो परजीविता है, दूसरों पर आश्रित होकर जीने वाला ना, परजीविता हो जाएगा। और जैसे कि जोंक, एंट अमीबा ना, अमीबा। अगर ये तो बात हो गई परजीविता की, लेकिन अगर सहजीविता की बात करें या सहभागिता की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों को नुकसान नहीं होगा, मतलब एक दूसरे पर आश्रित तो होंगे ही लेकिन कोई प्रभाव वो एक दूसरे पर नहीं डालेंगे ना। दोनों को क्या होगा, एक दूसरों को वो प्रभावित नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होगा उनका ना। तो वो क्या हो जाएंगे, सहभागिता। वैसे जीव क्या हो जाएंगे, सहभागिता। जैसे कवच में जो है केकड़ा रहता है ना, केकड़ा, तो ऐसे सहजीविता का उदाहरण हो गया। ठीक है, और सहोपकारिता का एक उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। फिलहाल आठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, परजीविता। क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था, तो ऑप्शंस देखते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 9 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए
ये देखते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ये 3 तो हो ही गई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक तो बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन ना, CFC, ये भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है ना, SF6, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो ये बात रही, 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है, गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन दूसरा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे ना। ये पौधा है ना कि वृक्ष, तो आप जैसा देख रहे हैं ऑप्शन में वो सही है ना, इसको पौधा ही कहा जाता है। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी, ठीक है। ऑप्शन है मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, यानी डिब्बे में बंद हो वो चीज़ें खाना, दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन, स्थानीय रूप से उगे हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। तो देखिए मांस एवं मछली खाना ही एक कार्बन पद चिन्ह की अगर बात कर ली जाए तो कार्बन फुटप्रिंट नहीं है ना। और डिब्बे में बंद चीज़ें तो कई कितने हफ्ते की होती हैं, महीनों की होती हैं, तो उसे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ना। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप स्थानीय रूप से जहाँ भी आप रहे हैं वहाँ पे जो भी साग सब्जियाँ हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसे आप अपने भोजन में इन्वॉल्व करिए ना, लीजिए अपने डाइट में उसका यूज़ करिए, जिससे आप में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन देखा जाए आगे, 12वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो कर्क रेखा, जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, पृथ्वी कुछ अच्छी बनी है बहुत ना, थोड़े फिर से पृथ्वी को बनाते हैं हम लोग, समझते हैं उसके बाद देखते हैं। पृथ्वी है ना, और इसको बीचों बीच जो एक रेखा काटती है वो भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। ये बात रही, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना। और बात कर ले जाए, ये तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गई, ये नीचे हो गई आपकी मकर रेखा, ये आपका हो गया कर्क रेखा। तो पूछ रहा है यही कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर भारत की बात कर ली जाए, कुछ अच्छा सा भारत बना था, इसमें थोड़ा सा तो बात कर ले जाए तो कर्क रेखा यहीं से होके गुजरती है ना? तो यहाँ पे जितने भी राज्य बीच में आते हैं ना, उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात कर ली जाए। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने यहाँ पे मुझे लाना चाहिए था आपके लिए मैप, लेकिन फिर मैं ला नहीं पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ। लेकिन अगली बार अगली वीडियो में अगर मैं ये क्वेश्चन इन्वॉल्व करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी मैप के साथ। फिलहाल देख लेते हैं आज कि क्या है, कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दूसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र तो नहीं है ना, महाराष्ट्र नीचे आ जाता है उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, सॉरी ना, ये तो पूर्व पश्चिम, ये
उत्तर ऊपर है। उत्तरी भारत में तो कर्क रेखा है, लेकिन ये और महाराष्ट्र जो है वो दक्षिणी भारत में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा देखिए दक्षिण में आता है ना इधर पे, तो ये भी नहीं है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इसमें भी आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 ऑप्शन है जिनमें हो सकता है। तो महाराष्ट्र पहले से मैंने बता दिया, ये भी क्या दक्षिण भारत में है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा एवं मिजोरम के साथ जो है कर्क रेखा काटती है इन राज्यों को। 8 राज्य हैं आपके, 8 राज्य हो गए ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है? एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005 यही सही है। इसमें कोई तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं, इसमें बहुत सी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपने ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, महानगरों में बड़े विद्यालय, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, छात्रों के लिंग। तो देखिए चुनौतीपूर्ण बच्चा छात्र है या छात्रा, उस पर कोई बात ही नहीं है ना, ये कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें हमें चुनौती लेनी चाहिए या चिंता करनी चाहिए। तो विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसमें अध्यापक क्यों सोचेगा ना, अध्यापक को सोचने की वहाँ कोई बात ही नहीं। जो सही ऑप्शन है, महानगर में बड़े विद्यालय हों या किसी भी कहीं पे भी विद्यालय हो, टीचर को बस ये सोचना है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे एंगेज करे, उनको अपनी बात समझाए, उनकी बात को समझे, और किसी भी बात को समझा रहा है तो वो कितनी सरल भाषा में समझा सके। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अलग अलग प्रकार के जो छात्र होते हैं उनको संबोधित करना, उनको समझना, उनकी बातों को समझना, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उन्हें आप समझा सकें, उनकी बातों को भी समझ सकें, ये बात हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से बेहतर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय ले लेता है। यानी कि एक शहरी परिवेश है, शहरी माहौल है, और वहाँ पे सब्जी बेचने वाला क्या लंबे समय तक अपने उत्पाद को अपने साथ नहीं रख सकता है, और जब शाम होती है, जैसे पूरे दिन अगर वो सब्जी बेच रहा है व्यक्ति, तो शाम होते होते वो चाहेगा कि उसकी सारी सब्जियाँ बिक जाएं, तो वो क्या कर देता है, दाम जो है, उनके जो भाव हैं, प्राइस जो है, उनको कम कर देता है ताकि शाम होते होते ही बिक जाए, बचे न कल के लिए। इसका रीज़न क्या है? वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित है, अगर वो बेच पा रहा है चीज़ों को और लोग उनसे खरीद रहे हैं, वो बातें कर पा रहा है लोगों से, तो वो शिक्षित है ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो बाजार के नियमों का ज्ञान बिल्कुल है उसे, अगर व्यक्ति सब्जी बेच रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसमें उसको ज्ञान है, इसी वजह से वो उसमें है। लेकिन जो सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन्हें यही कारण है कि वो क्या करता है, सुबह जल्दी पहले बेचना चाहता है ताकि वो अगले दिन अगर वो बच जाती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। कुछ पैसे न मिलने से बेहतर है कि कुछ मिले, इस वजह से वो कम दामों में चीज़ों को, सब्जियों को बेच देता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? यानी कि वो जो भी जीव उसे खाना है या भोजन, खाद्य पदार्थ जो भी वो लेती है, वो क्या कर लेती है, छान लेती है ना। तो फ्लेमिंगो, रॉबिन, मैकाओ, गौरैया। तो गौरैया तो है नहीं ऐसी कोई बात ना। 16 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो वो फ्लेमिंगो है, जिसे हंसावर कहा जाता है, हंसावर भी कहते हैं फ्लेमिंगो को, और इसी में जो है वो छानने की प्रणाली है ना।
यानी कि पानी से या रेत से वो जीव को क्या कर लेती है, छान लेती है, और जो भी उसकी खाने लायक चीज़ें होती हैं उसको अपने खाद्य पदार्थ में लेती है। रॉबिन की बात कर ली जाए तो रॉबिन का दूसरा नाम कलचीड़ी भी है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इन पक्षियों पे, जानवरों पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना। और मेकाऊ, गौरैया की बात कर ली जाए, कहीं पे भी अपना घोंसला बना लेती है ना, और अधिकतर कहीं पे, कि मतलब है कि दीवारों पर, अलमारी के ऊपर, आईनों के पीछे, और छप्पर जो होते